है 7 सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन। 7 सब्जेक्ट होते हैं इसमें। 1 इज हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, पॉलिटी का मतलब होता है कॉन्स्टिट्यूशन, बेसिक इकोनॉमी, जनरल साइंस, बेसिक कंप्यूटर नॉलेज और करंट अफेयर्स। एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, सात को बोलते हैं जनरल नॉलेज। ठीक है। तो इसमें जो जनरल साइंस का पार्ट है, ये छोटी छोटी सी बातें होती हैं जो ऑलमोस्ट बच्चों को पता होती हैं लेकिन भूल चुके होते हैं। बस उसको थोड़ा सा रिवाइव करेंगे। ठीक है। और कुछ बच्चे जो है 10वीं के बाद ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट भी बैठे हुए हैं जो साइंस मेडिकल साइंस से हैं। आप भी मेडिकल हो हैं? सर आपकी आवाज थोड़ी कम आ रही है। मेरी आवाज कम क्यों आ रही है? मैं बोल तो पूरा रहा हूं। रणदीप, आपको कैसे आ रही है? सर ठीक आ रही है वॉइस पूरी। मैडम को बताओ क्या प्रॉब्लम है। मैडम, मेरे को इसका माउस भेजना इधर। ओके जी, जेके का मतलब समझ गए हैं? तो कुछ बच्चे बोलते हैं नहीं जी हमारे सिलेबस में साइंस नहीं है तो हमें साइंस नहीं पढ़नी है। कुछ बोलते हैं हमारे में ज्योग्राफी नहीं है, ये नहीं पढ़नी है। जीके बोल दिया तो सब कुछ है। और खास करके स्टेट के जो एग्जाम होते हैं, स्टेट के एग्जाम में वेल डिफाइंड सिलेबस नहीं होता है, तो कहीं से भी डाल देते हैं वो। तो अभी छोटी छोटी सी बातें दो चार जो है मैं अभी शुरुआत करूंगा। इसके अंदर आपका सबसे पहले तो चीज ये है कि आप लोगों को पता है आप लोग कौन हैं? हाँ जी, आप कौन है? ह्यूमन बीइंग और लिविंग बीइंग और कोई डेफिनेशन? सिंपल आपसे पूछा गया आप कौन हैं, तो जवाब जो है डिपेंड करेगा पूछने वाला कौन है। अगर आप किसी सत्संग में बैठे हुए हैं तो आपसे पूछा आप कौन हैं, तो वहां पे बड़ा ध्यान लगा के बैठे होते हैं। गुरुजी ने पूछ लिया आप कौन है जी, हम तो परमात्मा की देन हैं। और चले गए आप उड़ीसा में, वहां पूछ लिया आप कौन है, हम तो पंजाबी हैं जी, हिमाचली हैं जी। हैं? चले गए अफ्रीका में तो हिंदुस्तानी हैं। ठीक है। अब आपसे पूछ लिया, अच्छा मिटा दिए क्या मैंने? साइंस में पूछ लिया आप कौन है, तो साइंस के लैंग्वेज में आप कौन है? हाँ जी, ह्यूमन बीइंग, होमोसेपियंस। नाम सुना है? इंसान का साइंटिफिक नेम जो है दैट इज होमोसेपियंस है। लिख लो, होमो, HOMO। हाँ जी, आप मुझे लिख के बताएंगे, मैं अभी लिख नहीं रहा हूँ। चालू है क्या लाइन पे? चालू है? है। लिख के बताइए मुझे आप अपना नाम, होमोसेपियंस। होमो की HOMO, सेपियंस की SAPIENS। चलो जो भी है दिखाइए। दिखाओ, कहाँ देखूं? हाँ जी, जसदीप दिखाओ। क्या बात है, वेरी गुड चालू।
ओके 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 ओके, बस मैं यही देखना चाहता था। क्या होता है कि साइंस में ना बहुत सारी चीजें होती हैं, थोड़ी टेक्निकल में, ज्यादा टेक्निकल में नहीं लेके जाऊंगा आपको। होमो सेपियंस लिखते हैं, एच कैपिटल आएगा, स्पेस डाल के एस स्मॉल आएगा, SAPI, ENS के ANS। चालू, आवाज म्यूट कर, म्यूट किया हुआ आपने। हाँ जी, क्या है? ENS, आई ई सर ई। इतना लिख दिया। प्रिंटेड में ऐसा होएगा, अगर जब ये हैंड रिटन लिखना होता है इसको अंडरलाइन करते हैं, ठीक है। तो ऐसी ऐसी कुछ चीजें होती हैं जो बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं लेके जानी है, बट थोड़ा सा बारीकी से आपको देखना है। फ्रीक्वेंसी जिन क्वेश्चंस की ज्यादा होती है, ऑलमोस्ट मैं उसी से रिलेटेड थोड़ी सी स्टोरी आपको करवाऊंगा, थोड़ी सी दो चार बातें बताऊंगा। अगर बहुत ज्यादा पूरा पढ़ना है, मेरे पास तो कंटेंट बहुत सारा है, मैं पूरा पढ़ा भी सकता हूँ। बट जो साइंस जिन्होंने नहीं पढ़ी होती आफ्टर 10th, उन बच्चों को तंगी हो जाएगी, क्योंकि साइंस पढ़ने के लिए सीटिंग ज्यादा चाहिए होती है और लॉन्ग लंबे सारे लिंक चाहिए होते हैं। तो लॉन्ग लिंक बनाने के लिए आपका इंटरेस्ट भी बनना चाहिए उसमें। चलो सबसे पहले बात करते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में, कि लिविंग ऑर्गेनिज्म, व्हाट इज लिविंग, लिविंग किसको बोलते हैं, जिंदा रहना किसको बोलते हैं? सालन सर। इसके मेन 5 कैरेक्टर्स होते हैं। 5 कैरेक्टर्स कौन से होते हैं? ब्रीदिंग। हैं? प्रीति कहां से आ गई? ब्रीदिंग सर, साह लेना। ये कौन बोल कौन रहे हैं? दलजीत सर। हैं? मैं दलजीत। अपनी वीडियो ऑन करो। कौन है सर? कौन है नए नाम से जो है, कौन आया हुआ है? अच्छा सर, वो मेरा नाम तो नहीं है, दलजीत सर, दलजीत। समझ आया कुछ? अच्छा दलजीत। हाँ जी सर। इसके अकॉर्डिंग करवाऊं कि लिख के बता दूं? पहले पहले 5 पॉइंट लिख लीजिए, इनके नाम लिख लीजिए, आगे आपको समझना आसान हो जाएगा। वन इज मेटाबॉलिज्म, मेटा META, मेटाबॉलिज्म। इसके आगे 2 पार्ट होते हैं, वन इज एनाबॉलिक या एनाबॉलिज्म, और दूसरा कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म आगे एक्सप्लेन करेंगे इसको। सेकेंड वन इज ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तीसरा है रिप्रोडक्शन। फोर्थ वन इज होम्योस्टेसिस। पांचवा है इरिटेबिलिटी। ये क्या है? हैं? इनमें से लिविंग कौन है और नॉन लिविंग कौन है?
ये 5 कैरेक्टर आपने लिख लिए हैं? इधर ये कौन है? आपका फोन आ रहा था। अच्छा, ये तो आपका ही फोन है। काट दूं? ये 5 कैरेक्टर लिख लिए आप लोगों ने? यस सर। मेटाबॉलिज्म, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, रिप्रोडक्शन, होम्योस्टेसिस और इरिटेबिलिटी। फिर से आ रहा है जतेंद्र सर। काट दूं? देख लेना कभी बाद में आप। मैं अपना लगा लेता हूं। इसमें लिविंग जो है ये मेंढक लिविंग है, जिसको ये कैप्चर कर रहा है मच्छर, ये भी लिविंग है। और ये वाला जो पोर्शन है दिस इज नॉन लिविंग। अब ये जो नॉन लिविंग है, 3 टाइप की चीजें होती हैं, एक लिविंग, एक नॉन लिविंग और तीसरा डेड। तो ये जो लकड़ी है ये डेड पार्ट है। अभी प्रेजेंट में ये लिविंग नहीं है, पहले कभी लिविंग थी। तो हर एक पूरी दुनिया के अंदर 3 चीजें, पूरे वर्ल्ड के अंदर, यूनिवर्स के अंदर 3 चीजें इस टाइप की मिलती हैं। वन इज लिविंग, नॉन लिविंग और डेड। जो नॉन लिविंग है, यहाँ पे जो ईंट लगी हुई है दैट इज नॉन लिविंग। ये लोहे के जो आपके सामान हैं दैट इज नॉन लिविंग। और ये है लिविंग। नाउ लिविंग और नॉन लिविंग के अंदर ये अलाइव की बात की थी मैंने कि अलाइव ये जिंदा है और ये जिंदा नहीं है, डेड है। अब प्रेजेंटर है नहीं तो मुझे बार बार मूव करना पड़ता है। नेचर एंड डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ। प्लेनेट अर्थ इज द होम टू द एंडलेस वेराइटी ऑफ लाइफ। लाइफ की बहुत सारी वेराइटी जो है अर्थ के ऊपर प्रेजेंट हैं। जो चीज प्रेजेंट है अर्थ के ऊपर लिविंग फॉर्म में दैट इज कॉल्ड ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म की डेफिनेशन क्या होती है? ऑर्गेनिज्म मींस हम लोग ऑर्गेनिज्म हैं। चिड़िया ऑर्गेनिज्म है, कबूतर ऑर्गेनिज्म है, हाथी ऑर्गेनिज्म है, प्लांट ऑर्गेनिज्म है। और प्लांट का जो पार्ट, फ्लावर की बात करेंगे, फ्रूट की बात करेंगे, फ्रूट इज नॉट ए ऑर्गेनिज्म। फ्रूट जो है किसी ऑर्गेनिज्म का पार्ट है। तो इस टाइप से ये ऑर्गेनिज्म की डेफिनेशन समझ आ गई। लिविंग वर्ल्ड की डेफिनेशन समझ आ गई कि जहां पे भी लिविंग चीजें प्रेजेंट हैं, उसका स्टडी ऑफ दीज ऑर्गेनिजम्स अंडर सब्जेक्ट बायोलॉजी। बायो मीन्स लाइफ एंड लॉजी मीन्स स्टडी। तो लाइफ यानी लिविंग बीइंग के बारे में जो स्टडी करेंगे वो बायोलॉजी के अंदर आती है। और नेचुरल साइंस भी बायोलॉजी को बोला जाता है। नेचुरल साइंस बायोलॉजी और अननेचुरल साइंस इज फिजिक्स। फिजिक्स इज द नेचर के अंदर लिविंग चीजें जो हैं दैट इज अंडर बायोलॉजी, नॉन लिविंग चीजें अंडर फिजिक्स। और दोनों के बीच में जो आपस में इंटरेक्शन होती है केमिस्ट्री। कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब होने के बाद जमीन से वाटर एब्जॉर्ब होता है। तो जमीन से वाटर दैट इज आल्सो नॉन लिविंग। दोनों जब मिल जाते हैं तो वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड मिलके सनलाइट की प्रेजेंस में क्या बना देते हैं CO2 प्लस H2O। और सनलाइट जब इसके ऊपर गिरती है
तो क्या बन जाता है C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन निकल जाती है। तो ये साइकिल चलता रहता है। ये नॉन लिविंग पार्ट हो गया और ये लिविंग के अंदर चला गया। जो भी प्लांट ने ग्लूकोज बनाया, हमने ग्लूकोज खा लिया, ऑक्सीजन सांस से ले ली, उससे हमारी बॉडी के अंदर एंटर करने के बाद हमारी बॉडी के प्रोसेस चल गए। सो लिविंग और नॉन लिविंग का जब आपस में इंटरेक्शन होता है तो उस इंटरेक्शन के बारे में जो स्टडी होती है, जो इंटरेक्शन से क्या होते हैं, केमिकल रिएक्शंस होती हैं। तो केमिकल रिएक्शंस की स्टडी किसमें करेंगे? केमिस्ट्री में। सो साइंस के 3 पार्ट होते हैं मेजर, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। फिजिक्स इज द अननेचुरल और नॉन लिविंग थिंग्स, बायोलॉजी में लिविंग थिंग्स, और केमिस्ट्री में दोनों के आपस के अंदर क्या क्या काम होता है, कैसे कैसे रिएक्शंस होती हैं। तो केमिस्ट्री अभी नहीं, हम सिर्फ अभी बायो की बात कर रहे हैं। ये कुछ चीजें हैं जो आपके यूज की नहीं है कि बायोलॉजी किसने दिया था नाम। अब मेरे पास डेप्थ में कंटेंट है तो मैं थोड़ा थोड़ा सा बस सिर्फ दिखा देता हूँ कि जो बायोलॉजी वर्ड है दैट वाज यूज्ड बाय लेमार्क। लेमार्क इस साइंटिस्ट का नाम है। और एरिस्टोटल जो है इज द फादर ऑफ बायोलॉजी है। मतलब फादर ऑफ बायोलॉजी, फादर किसको बोलते हैं? जिसने जिंदगी में आने वाली जनरेशन के लिए बहुत सारी चीजें, बहुत सारे काम करके रखे होते हैं, कि अपने लिए नहीं, वो अपने आने वाली जनरेशन के लिए करते हैं। अब जैसे महात्मा गांधी ने किया, जो वो आने वाली जनरेशन के लिए ही किया था, तो उनको राष्ट्र का पिता यानी फादर ऑफ इंडिया बोल दिया। पति बदलते रहते हैं, राष्ट्रपिता एक ही हैं। पति हर 5 साल में बदलते रहते हैं। हैं? चिल्लाया हुआ है क्या इधर? सो ये एरिस्टोटल नाम के साइंटिस्ट थे। और देख रहे हो आप, शक्ल देख रहे हो, साइंटिस्ट ऐसे ही हो जाते हैं, हैं काम करते 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 करते। नोट कर लीजिए अगर कहीं जरूरत पड़े कि फादर ऑफ बायोलॉजी इज द एरिस्टोटल। ये कई बारी आने के चांसेस हैं इसके। बायो मीन्स लाइफ एंड लॉगस मीन्स स्टडी। सो बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ लाइफ। ये मैं पहले आपको बता चुका हूं। हो गया नाउ। These are all different types of organisms। अलग अलग ऑर्गेनिजम्स हैं, प्लांट हैं। प्लांट के पत्तों के ऊपर जो ये छोटे छोटे से आपको कीड़े टाइप नजर आ रहे हैं, ये इंडिविजुअल अलग से ऑर्गेनिज्म हैं। ये अलग से ऑर्गेनिज्म है, ये अलग से ऑर्गेनिज्म है, ये अलग से ऑर्गेनिज्म है। सभी ऑर्गेनिज्म आपस में एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं, एक दूसरे के साथ कामकाज की, अपनी लाइफ को चलाने के लिए एक दूसरे को खाते हैं। आप किसी को खाते हो? हैं? हाँ जी। जवानों, इधर वालों से भी बात कर लो। रणदीप, शुभम, किसी को खाते हो आप लोग? हम सर सब हैं। वनस्पति सब plants को, vegetables को। समझ गए? नहीं, ये हाँ का साइन है कि ना? नहीं। आप किसी को नहीं खाते, किसी को तंग नहीं करते। फ्रूट इज पार्ट ऑफ किसी ऑर्गेनिज्म का पार्ट है ना। पालक खाते हैं, पूरा ऑर्गेनिज्म खाते हैं। तो बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स, अब जो प्लांट हैं उनके अंदर भी तो लाइफ है। यानी हम अपने सर्वाइवल के लिए एक दूसरे को कहीं ना कहीं पे, एक दूसरे को हम खाते हैं। आजकल कोरोना चला हुआ है, वो कोरोना अपनी लाइफ को सरवाइव करने के लिए हमारी बॉडी में एंटर करता है,
ये आगे आगे जो है ना मेरे ख्याल से थर्ड फोर्थ लेक्चर में करवाऊंगा वायरस की डिटेल। Sir, mute. ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਖੁੱਡ 'ਚ ਵੜ ਕੇ ਕਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਹੈਲੋ 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 ਉਹ ਬੋਲੋ ਵੀ। ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ हाँ जी, आवाज आ रही है? आ रही है? यस सर। कहाँ बात कर रहे थे हम? ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਖਾਣੇ ਵਾਲੇ ਸਰ। हाँ, ਹਰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਖਾਂਦਾ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਖਾਂਦੇ ਆ ਸਰ ਆਪਣੀ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰਨ ਲਈ। हाँ, किसी न किसी को हम तंग करते हैं, खाते हैं, पीते हैं। आप बहुत सारे बच्चे अपने आप को वेजिटेरियन बोलते हैं, तो वो वेजिटेरियन जो है अब साइंस की लैंग्वेज में क्या हो जाता है? हर्बीवोर्स नहीं, नॉन वेजिटेरियन। नॉन वेज नहीं होता, मतलब हर्बीवोरस बोल सकते हैं। तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स की बात हो रही है यहाँ पे कि कुछ ऑर्गेनिज्म बहुत सारे ठंडे इलाके में रहते हैं। इतने ठंडे इलाके में एक ऑर्गेनिज्म जो सरवाइव कर रहा है, जो गर्म एरिया में रहने वाला है, वो उस ठंडे एरिया में सरवाइव नहीं करेगा। यानी कि हर एक ऑर्गेनिज्म का अपने बॉडी का स्ट्रक्चर, अंदर का एनवायरनमेंट अकॉर्डिंग टू सराउंडिंग जो है वो चेंज होता है, लेकिन उस चेंज होने में बहुत सारे हजारों साल लग जाते हैं। तो जो हजारों साल लग जाने से कैसे उसके बॉडी के अलग अलग स्ट्रक्चर बन जाते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे ये हम बात करें तो ये एक्सट्रीम कोल्ड की बात हो रही है। एक्सट्रीम कोल्ड इसको बोलेंगे। एक्सट्रीम कोल्ड, ये वाले ऑर्गेनिज्म जहां रहते हैं हम वहां पे सरवाइव नहीं कर पाएंगे, बिल्कुल भी रह ही नहीं पाएंगे। इनके बॉडी के अंदर क्या हो जाता है कि इनका जो है बॉडी के अपर सरफेस पे ऐसे जैसे हम वोलन कपड़े ठंड में पहन लेते हैं,
वो वूल टाइप स्ट्रक्चर जो इनका बॉडी का ऑटोमेटिक बाहर बन जाता है, और ये इनके बॉडी के अंदर फैट ज्यादा इकट्ठा हो जाता है, जिसकी वजह से बॉडी को अंदर एनर्जी मिलती रहती है बिना कुछ खाए पिए। ज्यादा एनर्जी के लिए इनको फैट की जरूरत पड़ती है, तो बर्न होता रहता है और एनर्जी मिलती रहती है। तो दिस टाइप ऑफ चेंजेस इज कॉल्ड अडेप्टेशन। अडेप्टेशन किसको बोलेंगे? चेंज अकॉर्डिंग टू द एनवायरमेंट। अडेप्टेशन, ADAPTATION। ये अडेप्टेशन कुछ शॉर्ट टर्म होती हैं और कुछ लॉन्ग टर्म होती हैं। शॉर्ट टर्म अडेप्टेशन का एग्जांपल आप बता सकते हैं? हमारी आंख का जो प्यूपिल होता है, ये आंख में लाइट कितनी जानी चाहिए उसको कंट्रोल करता है। अगर बहुत ज्यादा लाइट चली गई तो हम विजिबल देख नहीं पाएंगे, और बहुत कम अंदर ये जो लाइट अंदर जाती है तभी हम बाहर की चीजों को ऑब्जर्व करते हैं। हमारी आंख में लाइट एंटर करती है तो ही हम ऑब्जर्व करते हैं बाहर की चीजों को। लाइट हमें दिखाई देती नहीं है। लाइट दिखाई देती है? आपको दिख रही है लाइट? है भाई रणदीप, परविंदर, लाइट दिखाई दे रही है क्या? वाले ऑब्जेक्ट दिखाई देते हैं जिन पर लाइट पड़ती हैं? है। जिन ऑब्जेक्ट्स पे लाइट पड़ती है वो वाले ऑब्जेक्ट दिखाई देते हैं। समझ नहीं आया कुछ भी। लाइट हमें खुद दिखाई नहीं देती, लाइट हमें चीजों को देखने में हेल्प करती है। जब लाइट हमें खुद दिखाई नहीं देती है, चीजों को देखने में हेल्प करती है, तो ये आंख के अंदर जाती है। अगर ज्यादा लाइट होगी तो वो अंदर के सेल्स को खराब कर देगी। जब सिनेमा में जाते हैं, अंदर अंधेरा होता है, उस दरवाजे से जस्ट बाहर लाइट ज्यादा होती है, सिनेमा के अंदर गेट की लाइट कम, बहुत कम होती है, तो एकदम अंदर एंटर करते ही हमें कुछ भी दिखाई नहीं देता है। क्यों नहीं दिखाई देता है? क्योंकि बाहर ज्यादा लाइट होती है, तो प्यूपिल हमारा ये है ज्यादा का कॉन्ट्रैक्ट स्टेज में होता है, ताकि कम लाइट अंदर जाए, जितनी रिक्वायर्ड है उतनी जाए। और अंदर लाइट बहुत कम होती है, तो एकदम से वहां पे दरवाजे के अंदर एंटर करते ही फिर वो प्यूपिल थोड़ा सा टाइम लेता है, 1 मिनट 2 मिनट, ताकि वापस उस लेवल पे आ जाए कि ज्यादा लाइट अंदर एंटर करे। तो इसमें 1 या 2 मिनट का ही टाइम लगा, 1-2 मिनट के बाद आपको सब सीट वगैरह सब नजर आनी शुरू हो जाती हैं। तो दैट इज कॉल्ड शॉर्ट टर्म एडेप्टेशन। और लॉन्ग टर्म एडेप्टेशन का केस क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल, इनके इनके ऐसे ऑर्गन बन गए जो एक्सट्रीम कोल्ड एनवायरनमेंट के अंदर सरवाइव करने के कैपेबल हो गए। हम किसी भी कंडीशन में चले जाएं, यहाँ जो यहाँ पे लोग रहते हैं, हम यहाँ पे 10 दिन नहीं बिता सकते, ठीक है, और ये कई साल बिता सकते हैं। तो ये इनके बनने में हजारों साल लगे हैं। अलग अलग ऑर्गेनिज्म के सराउंडिंग में सरवाइव करने के लिए जो ऑर्गन्स बने हैं, अलग अलग तरीके से उनकी डेवलपमेंट हुई है। डेवलपमेंट में बनने में हजारों साल लगे हैं। इवॉल्व सारे के सारे एक जगह से ही हुए हैं, आए एक, ओरिजिन सभी का एक जगह से ही है। ओरिजिन ऑफ लाइफ बोलते हैं। ओरिजिन जो है स्टार्टिंग एक जगह से ही हुई थी, अलग अलग जगह पे बिखरने की वजह से उनके पास क्या हो गया, अलग अलग तरह के ऑर्गन्स की डेवलपमेंट होगी अकॉर्डिंग टू देयर सराउंडिंग, ठीक है। तो शॉर्ट टर्म एडेप्टेशन और लॉन्ग टर्म एडेप्टेशन, कई जगह मैंने क्वेश्चन देखा है, एग्जांपल दे दिया जाता है कि आपके बॉडी के हेयर रिड्यूस हो रहे हैं डे बाय बॉडी। हम पीछे कुछ उसकी बात करें जनरेशंस की, अनिल कपूर का सुना है बॉडी हेयर बहुत सारे हैं। तो हमारे बॉडी के हेयर्स किस काम आते हैं? हमें ठंड से प्रोटेक्ट करते हैं, ठंड से प्रोटेक्ट करते हैं वो। किसी भी जानवरों को देखेंगे, सर्दियों में उनके बाल ज्यादा हो जाते हैं, जैसे जैसे गर्मी आगे बढ़ती जाती है उनके बाल झड़ने शुरू हो जाते हैं। तो हमारी बॉडी के हेयर भी जो है अब पैदा ही कम हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? क्योंकि हम अपने एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग, जैसे ही एनवायरनमेंट चेंज होता है, अपने कपड़े चेंज कर लेते हैं। तो जैसे जैसे कपड़े चेंज करते रहते हैं, तो धीरे 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 1 जनरेशन, 2 जनरेशन, 3 जनरेशन, 10, 20, 50 जनरेशन में हमें पता चल गया कि हमें एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग कैसे कपड़े पहनने चाहिए। अब उसी फिर क्या हो गया, वो जीन हमारी बॉडी के अंदर इनएक्टिव हो गए, जो उस चीज को, एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए हमारी बॉडी में
पहले होते थे, हैं अभी भी, और वो क्या हो गए, इनएक्टिव स्टेज में चले गए। तो दैट इज कॉल्ड लॉन्ग टर्म एडेप्टेशन। प्यूपिल का शॉर्ट टर्म एडेप्टेशन, ठीक है। एक अपेंडिक्स का पता है आपको, लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म? लॉन्ग टर्म एडेप्टेशन, ये एडेप्टेशन का मतलब समझ गए, बॉडी के अंदर एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग चेंजेज होना। किसी चेंज में बहुत ज्यादा लंबा टाइम लगता है तो ये आप खुद समझ लेना कि वो लॉन्ग टर्म है कि शॉर्ट टर्म है, जैसे जो आपको कंडीशन दी जाएगी, ठीक है। ये वायरस के केस में आएगा, एग्जाम्पल घुमा फिरा के अगर आया तो ऑफिसर लेवल के जो भी एग्जाम होते हैं, क्लरिकल में तो सिंपल ही पूछ लिया जाता है, एडेप्टेशन वगैरह का इतना ज्यादा पूछते नहीं है। चलो, तो ये बात थी यहाँ पे कि एक्सट्रीम कोल्ड में या एक्सट्रीम हॉट एनवायरनमेंट के अंदर जो सरवाइव करने के लिए अलग अलग तरीके के फीचर्स होते हैं ऑर्गेनिजम्स के अंदर। ये है एक हॉट सल्फर स्प्रिंग्स। ये क्या चीज है पता है किसी को? हाँ जी, बहुत ज्यादा एक्सट्रीम गर्म होते हैं, और उस गर्म पानी के अंदर भी बहुत सारे बैक्टीरिया सरवाइव करते हैं, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म वहां पे सरवाइव करते हैं। बहुत सारी जगह पे हैं ऐसे। यूनिक फीचर्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिजम्स एग्जिबिट सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, इसका मतलब क्या है? ये स्ट्रक्चर समझ पा रहे हैं क्या है? सेल, सेल का मतलब क्या होता है? जैसे मकान बनाते हैं हम, मकान के अंदर सबसे ज्यादा जरूरी ईंट होती है। बेसिक यूनिट मकान बनाने की ईंट है। एक एक ईंट जोड़ के हजारों ईंट जब बन जुड़ जाती हैं तो बन जाता है मकान। ईंट के साथ साथ फिर दूसरी चीजें भी चाहिए होती हैं, ठीक है। तो जो मेन बेसिक यूनिट है हमारी बॉडी के अंदर, ऑर्गेनिज्म एग्जिबिट सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, मींस सेल्स जो है किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर, सेल्स का एक बड़ा सारा नेटवर्क बनता है, तो एक ऑर्गेनिज्म बन जाता है मल्टी सेलुलर। बट ये जो सेल होती है सारे के सारे, अब जैसे मैं सांस ले रहा हूं, मेरी बॉडी में सर्कुलेशन हो रहा है, खाना खाता हूँ, डाइजेस्ट होता है, वेस्ट मटेरियल एक्सक्रीट होता है, तो जो ये इंडिविजुअल सेल है, ये एक एक यूनिट सारे के सारे फंक्शन करने के लिए कैपेबल होती है। ये इंडिपेंडेंट ये सांस भी लेती है, इंडिपेंडेंट इसके बॉडी के अंदर ये मूवमेंट होता है, यहाँ पे साइटोप्लाज्म का मूवमेंट होता रहता है, न्यूट्रिशन घूमता रहता है, वेस्ट मटेरियल बाहर भी निकल जाता है। तो सारे काम करने के लिए एक सिंगल यूनिट होती है। बहुत सारे मिलके भी वही काम करते हैं, सिंगल यूनिट भी वो सारे काम कर सकती है। तो एक कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो सिंगल सेल के बने होते हैं, दैट आर कॉल्ड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। और कुछ होते हैं जो बहुत सारे सेल से मिलके बने हैं, दैट आर मल्टी सेलुलर। हम किसके एग्जाम्पल हैं? मल्टी सेलुलर के। यूनिसेलुलर का एग्जाम्पल बता सकते हैं? अमीबा है, पैरामीशियम है, बैक्टीरिया है, एक सिंगल बैक्टीरिया। और वायरस इज व्हाट? वायरस सिंगल सेलुलर है, यूनिसेलुलर है? हैं? वायरस, एक बात फिर मैं अभी यहीं पे बता ही देता हूं, कुछ बच्चों को पता होगा। वायरस जो है ना, ऐसी चीज है, ना तो वो लिविंग है ना ही नॉन लिविंग है। लिविंग के कैरेक्टर क्या होते हैं? जो भी मैंने 5 कैरेक्टर बताए थे, उनमें से एक मेन कैरेक्टर हम मान लेते हैं रिप्रोडक्शन वाला। रिप्रोडक्शन का मतलब है कि हम अपने बच्चे पैदा करते हैं अगली जनरेशन, आगे जनरेशन चलाने के लिए, अपने आप हम करते हैं।
वायरस इंडिपेंडेंट अपने बच्चे पैदा नहीं कर सकता, उसके अंदर वो करेगा तब करेगा जब वो किसी न किसी हमारे जैसे ऑर्गेनिज्म में एंटर करेगा, हमारी मशीनरी को यूज करेगा। हमारी मशीनरी को जैसे कि रेस्पिरेशन करने के लिए जो केमिकल चाहिए, एंजाइम चाहिए, वो उसके पास नहीं है, तो वो रेस्पिरेशन के लिए हमारी बॉडी के अंदर से चीजों को, एनर्जी को ले लेगा। डाइजेस्टेड फूड को हमारी बॉडी से ले लेगा, वो खुद डाइजेस्ट नहीं कर सकता। ये एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ। तो उसकी मशीनरी पूरी नहीं है। जितने ऑर्गेनिज्म, जितने हमारे फंक्शन होते हैं बॉडी के सारे काम करने के लिए वायरस के पास मशीनरी नहीं है। तो वो किसी न किसी के अंदर जब एंटर करेगा तो वायरस जो है मल्टीप्लाई करेगा, वो रिप्रोड्यूस करेगा। और अगर एंटर नहीं किया तो एज इट इज वो पड़ा रहेगा। हम अगर एनर्जी ना लें तो कितने दिन सर्वाइव, खाना ना खाएं, पिए ना, सांस ना लें, कितने दिन जी सकते हैं? सांस ना लें तो फिर 4 मिनट का टाइम होता है मैक्सिमम। 4 मिनट सांस रोकना मत कभी भी, कभी सोचो कि एक बार करके देख लें। 4 मिनट तो एक्सट्रीम स्टेज होती है, वो ऑटोमेटिक होती है। परमात्मा जब नेचुरल देगा तभी जाएंगे, हम ऐसे नहीं जाने वाले हैं, खुद नहीं जाएंगे। जिंदगी एंजॉय करेंगे, दूसरों को भी करवाएंगे हैं। हम खुद तंग होंगे तो दूसरे मजे लेंगे, तो दूसरों को मजे देंगे। दूसरे तंग होंगे तो फिर हम मजे लेंगे हैं। तो जैसे मर्जी है, लाइफ को नेचुरल जीना है। बात हो रही थी वायरस की। वायरस को कहीं पे भी टेस्ट ट्यूब में डाल दो, बोतल में डाल के छोड़ दो, पड़ा रहेगा हजारों सालों तक। वायरस को सिर्फ जलाया जा सकता है और वायरस का कुछ नहीं किया जा सकता। वो जैसे ही एंटर करेगा तुरंत मल्टीप्लाई करेगा। सो वायरस इज लिविंग और नॉन लिविंग के बीच का करेक्टर है, समझ गई? ना लिविंग है ना नॉन लिविंग है, और ना ही ये सेलुलर स्ट्रक्चर है। सेल के अंदर क्या होते हैं? सेल के अंदर वो सारी मशीनरी अवेलेबल होनी जरूरी होती है जो सरवाइव करने के लिए चाहिए। तो इसके अंदर सारी मशीनरी अवेलेबल नहीं है, इसलिए ये सेलुलर भी नहीं है। बट सेल किसी में अंदर एंटर कर जाता है तो उसकी मशीनरी यूज करके, तो समटाइम इट इज कॉल्ड सेलुलर, समटाइम इट इज नॉट कॉल्ड सेलुलर। लिविंग कभी बोला जाता है, कभी नहीं बोला जाता है। ये कैरेक्टर आप समझ गए होंगे। तो वायरस, अब जो आजकल कोरोना चल रहा है, इसका भी केस यही है? वायरस है, इसकी ज्यादा डिटेल तो करेंगे उसमें। वायरस की 2-3 स्लाइड्स हैं बस उसके बारे में। सो ये सिंगल सेल दिखाई थी, ये मल्टी सेलुलर, ये छोटे छोटे सेल्स दिखाए हुए हैं। दीज आर, ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का एक स्मॉल पीस जो है कहीं से हमने माइक्रोस्कोप के नीचे देख लिया। दैट इज smallest unit of life which can exist independently, exhibit the property of life। लाइफ की जो सारी प्रॉपर्टी हो, दैट इज कॉल्ड सेल। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ इज कॉल्ड सेल। Number of cells in the bodies of different organisms is not the same। आर आना चाहिए यहाँ पे। आपके शरीर में सारे बच्चे वीडियो ऑफ करके बैठे हुए हैं। मेरे शरीर में और क्या बात है, कमल आ गई है। कमल के शरीर में नंबर ऑफ सेल सेम होंगे। अब मैं मोटा हूं, कमल पतली है, तो नंबर ऑफ सेल्स वेरी करेंगे। तो जरूरी नहीं है कि इंसान के नंबर ऑफ सेल्स फिक्स हैं या हाथी के अंदर नंबर ऑफ सेल्स फिक्स हैं। तो जब भी एक ऑर्गेनिज्म कोई ग्रो करता है, उसके नंबर ऑफ सेल्स बढ़ते रहते हैं, साइज उसका बढ़ता रहता है, ठीक है। सेल्स की एक लाइफ होती है, हर किसी की एक लाइफ होती है, वायरस के अलावा। उसके नंबर ऑफ डिविजन्स भी फिक्स होते हैं।
हाँ, आप लोग सिंगल सेल से स्टार्ट हुए हैं बनने, पता है? हाँ, पता है? बताऊं? रहने दो। स्पर्म एंड ओवम के मिलने से दोनों के दोनों एक सेल में इकट्ठे हो जाते हैं, दैट इज कॉल्ड जाइगोट। जाइगोट, जाइगोट, हाँ। जाइगोट से ये एक सिंगल सेल होता है जाइगोट। मदर से ओवम आता है, फादर से स्पर्म आता है, दोनों के दोनों इकट्ठे होते हैं और जाइगोट बन जाता है। इस एक सेल से फिर ये सेल डिवाइड करते हैं दो सेल में, ये फिर दो में डिवाइड करेंगे, ये और ये दो में डिवाइड करेंगे, तो ये फिर चार हो गए, फिर ये चार, फिर डबल डबल, हमेशा अब ये दो दो में डिवाइड करते रहेंगे और दो दो में डिवाइड करते करते एक से दो, दो से चार, चार से आठ, आठ से 16, 16 से 32, 32 से 64, 64 के बाद अगली होएगी 128 सेल। यहां से फिर मैक्सिमम आज की डेट में आप काउंट कर लो अपने। 128 के बाद फिर आगे जाके इनका डिफरेंशिएशन शुरू हो जाता है। आगे जाने के बाद फिर जो है सिंपल उसमें भाषा में बताऊं आपको, तो ये इकट्ठा एक स्ट्रक्चर बन जाता है और इसके अंदर से फिर बच्चे की जो शेप होती है वो बननी शुरू हो जाती है। और फिर जो है इसको अराउंड 35 से 40 वीक, 38 वीक तक का अप्रोक्सीमेट लेते हैं। इतने वीक लगते हैं, हफ्ते, एक पूरा छोटा बेबी बनने में। जब ये पूरा का पूरा बेबी तैयार हो जाता है, फिर इस बच्चे का जन्म होता है और बच्चे का जन्म फिर होने के बाद उसका सेलिब्रेशन होता है, हैप्पी बर्थडे मनाते हैं। उसके बाद फिर आप जो है आगे की जर्नी मदर से बाहर जीते हैं। फिर इसके अंदर जितने नंबर ऑफ ऑर्गन्स बनने हैं ऑलमोस्ट बन चुके होते हैं, ऑलमोस्ट, सारे नहीं। कुछ ऑर्गन्स के अंदर आगे फर्दर डेवलपमेंट होती है, स्मॉल पोर्शन बन चुका होता है, आगे फर्दर डेवलपमेंट होती है उनकी, किसका ऑर्गन, कौन सा ऑर्गन बड़ा होना है, किसका ऑर्गन छोटा होना है। हेड है, जितना बच्चा जन्म लेता है उसमें और बाकी के बॉडी की ग्रोथ में कंपैरिजन देखेंगे तो बहुत ज्यादा नहीं होता है। हेड की ग्रोथ कम होती है, बाकी के पार्ट्स की ज्यादा होती है। तो अलग अलग पार्ट्स की अलग अलग टाइप से ग्रोथ होती रहती है। तो नंबर ऑफ सेल्स सिंगल सेल से बने ना, आज की डेट में बनते जाएंगे अराउंड 40 एज तक आपके अंदर ग्रोथ चलती है। उसके बाद ये नंबर ऑफ डिविजन्स जो है रिड्यूस होने शुरू हो जाते हैं। 18 से 20 साल की उम्र तक, 22 साल की उम्र तक मल्टीपल डिवीजन जो है वो मैक्सिमम होते हैं। उसके बाद स्लो हो जाते हैं और 40 की एज के बाद फिर आदमी बोलता ना बुढ़ापा आना शुरू हो गया, यानी कि वहां पे सेल डिविजन्स रिड्यूस हो जाते हैं। ये डीएनए के ऊपर डिपेंड करता है सेल डिवीजन। तो फिर हम बूढ़े होते चले जाते हैं। बट प्लांट के अंदर ऐसा नहीं होता है, प्लांट के अंदर थ्रू आउट लाइफ जो है ग्रोथ होती रहती है। एनिमल के अंदर, प्लांट जो है पूरी लाइफ जो है ग्रो करते रहते हैं। रिडक्शन तो इसमें भी नहीं होती एनिमल में। जो पुराने सेल्स होते हैं वो डेड सेल जो है रिमूव हो जाते हैं। कुछ हमारा लीवर जो है उसको ब्रेक डाउन करता है, कुछ हम बॉडी के स्किन से निकाल देते हैं। तो ऐसे रिड्यूस होते रहते हैं बॉडी के अंदर के और बाहर के सेल्स, जो डेड सेल हो गए हैं वो निकलते रहते हैं। नए सेल का बनना स्लो हो जाता है आफ्टर 40। ठीक है, तो इसीलिए इसीलिए क्या, कुछ नहीं, बस आपने पूछा था कि आप सिंगल सेल से बने हो तो कैसे बने हो। नाउ दिस इज कॉल्ड अमीबा। अमीबा सुना है नाम? ये दिखाई दे रहा है इधर वाले बच्चों को? अमीबा इज द
यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। वैसे ना आगे पता नहीं आप लोग कितने दिन इंटरेस्ट दिखाओगे इसमें, हैं? हाँ, सिंगल को ही यूनिसेलुलर बोलते हैं। यूनि मतलब सिंगल। दिस इज ए यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक या यूकैरियोटिक? शालू? प्रो सर, हाँ जी, प्रोकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक। वाह जी वाह। प्रो कैरियोटिक, ये क्या होता है? अभी पीछे मैंने सेल बनाई थी, उसके अंदर एक न्यूक्लियस दिखाया था। सेल के अंदर न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर होता है आपका सॉफ्टवेयर। आपके बॉडी के कौन से ऑर्गन कैसे काम करेंगे, कैसे बनेंगे, क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, वो सारा का सारा इसके अंदर होता है। और इस सॉफ्टवेयर का नाम होता है न्यूक्लिक एसिड होता है। उसको डीएनए या फिर आरएनए, क्योंकि कुछ ऑर्गेनिज्म में डीएनए एज ए जेनेटिक, दोनों में से एक ही होएगा, या तो डीएनए या आरएनए। दोनों मैंने नाम लिख दिए। हमारे बॉडी के अंदर जो सॉफ्टवेयर है वो डीएनए की फॉर्म में है, कुछ के अंदर आरएनए की फॉर्म में होता है। वायरस ज्यादातर आरएनए वाले होते हैं, ठीक है? तो या तो डीएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल होता है या आरएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल होता है, दोनों में से एक होता है। अब जिसमें ये सॉफ्टवेयर प्रॉपर पैकेट के अंदर है, जितने भी ऑर्गेनेलीज हैं वो सारे के सारे अगर पैकेट में बंद हैं, पैकेट कैसे होंगे? उन पैकेट्स को बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन, सॉरी मेम्ब्रेन बाउंडेड। सेल मेम्ब्रेन तो सेल की मेम्ब्रेन होगी, और ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन को न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया है, उस माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन को माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन बोलेंगे। यानी कोई भी मेम्ब्रेन के अंदर अगर प्रेजेंट है तो उसको बोलते हैं कि वो कंप्लीट चीज है? और अगर यहाँ पे आप सामान, यही सामान को रैंडमनेस में डाल देंगे तो रैंडम है, वो पैकेट में बाउंड नहीं है। तो जो कैरियो का मतलब होता है न्यूक्लियस, कैरियो मींस न्यूक्लियस। प्रो मींस, वैसे आजकल दुनिया ना उल्टी चल रही है ना? है, बचपन में देखते थे ना, किसी को चिढ़ाना होता था तो ऐसे करते थे, और आजकल इसका मतलब क्या होता है? यू आर गुड, है ना? और बचपन वाला जो टाइम आप लोगों ने देखा है कैसा है? ऐसा होता था कि ये ले, दैट मीन्स कि यू आर नथिंग, यू आर नॉट गुड, है ना? और आजकल प्रो का मतलब क्या बोलते हैं? गंगा। बहुत बढ़िया। नहीं, किसी भी उसके आगे ये प्रो है मतलब बढ़िया है। प्रो का मतलब होता है इनकम्प्लीट। प्रो मीन्स इनकम्प्लीट। प्रोकैरियोटिक का मतलब न्यूक्लियस इज नॉट मेम्ब्रेन बाउंडेड, पूरा नहीं है, न्यूक्लियस रैंडम है। और यूकैरियोटिक दूसरा होता है यूकैरियोटिक वर्ड, इसको अलग से लिख लेना। अमीबा तो प्रोकैरियोटिक हो गया, ईयू, यू मींस कंप्लीट, कैरियोटिक, यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक मींस कंप्लीट न्यूक्लियस जिसके अंदर हो। तो हमारे जो सेल्स होते हैं हम यूकैरियोटिक हैं। अमीबा प्रोकैरियोटिक है। यूकैरियोटिक्स यूनिसेलुलर का एग्जांपल बताइए। यूकैरियोटिक, हाँ, यूनिसेलुलर का एग्जांपल। हम यूनिसेलुलर हैं। हम यूकैरियोटिक हैं। आपने घर की याद आ रही होगी, घर पे क्या बनाया? मटर पनीर। हाँ। पैरामीशियम इज
प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक? यूग्लेना, हाँ जी। प्रोकैरियोटिक का मतलब समझ गए हैं? यूकैरियोटिक के बहुत सारे एग्जांपल आएंगे, आके करेंगे उसको। ये अमीबा को बोला है वन सेल इज इक्वल टू एंटायर बॉडी, दैट इज सिंगल सेल्ड और यूनिसेलुलर, मतलब ठीक है रमनीत? सिंगल सेल, सिंगल, यूनि मतलब सिंगल है। नाउ है यूग्लेना होता है ये, यूग्लेना यूनिसेलुलर के एग्जांपल थे ये। हाँ यूनिसेलुलर, ये है मल्टी सेलुलर का एग्जांपल। बाबा रामदेव का चेला। रिकॉर्डिंग तो नहीं चल रही? अरे योगा कर रहे हैं। अब ये आसन गुरुजी से पूछेंगे। चलो अगली इमेज आ रही है संजय की, पूर्वज पुरानी है। हम भी हैं, हम भी ऐसे ही घूमते थे। हाँ बचपन में, बचपन में सारे ऐसे घूमते थे, घर वालों के कपड़े पहन लेना है। किया होगा, सबने किया होगा, लड़के हो लड़कियां हो, बचपन सबका एक जैसा होता है। नंबर ऑफ सेल्स रीचेस हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस। मिलियन होता है 10 लाख का, 100 मिलियन, 1000 मिलियन, पता नहीं कितने मिलियन सेल हमारी बॉडी के अंदर हैं, पता नहीं है। एंड दिस काइंड ऑफ मैनी सेल्स ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है। नाउ एटम जो है वो स्मॉलेस्ट एलिमेंट है केमिकल यूनिट का। दो या दो से ज्यादा एटम मिल जाते हैं तो बन जाता है मॉलिक्यूल। एक दूसरे के साथ बॉन्ड बना लेते हैं, ठीक है, ये मॉलिक्यूल बन गया। और जब बहुत सारे मॉलिक्यूल इकट्ठे हो जाते हैं तो बन जाता है सेल। माइक्रो मॉलिक्यूल और मैक्रो मॉलिक्यूल्स इकट्ठे हो जाते हैं और सारे के सारे मॉलिक्यूल जो है एक दूसरे के अंदर पैकेट में पैक हो जाते हैं। अगर वो बिखरे पड़े हों मॉलिक्यूल्स तो दैट आर नॉट सेल। सेल के अंदर बिखरे हुए हो सकते हैं, दैट इज कॉल्ड प्रोकैरियोटिक सेल। फिर सेल के अंदर वो मॉलिक्यूल्स भी अलग अलग जगह पे अलग अलग फॉर्म में अगर इकट्ठे हुए हुए हैं, न्यूक्लिक एसिड की फॉर्म या माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर अलग अलग फॉर्म में, दैट इज यूकैरियोटिक। ठीक है। और सेल से फिर क्या बनता है? टिश्यू। टिश्यू पता है आप लोगों को? ऑनलाइन वाले बच्चे पता है टिश्यू क्या होता है यार? रणदीप रम रम पीछे वाला, हाँ, रमनीत, टिश्यू क्या होता है? मकान बनाते हैं सिंगल ईंट, बहुत सारे ईंटों से एक दीवार बना दी, ये एक दीवार बना दी, ये अलग अलग जगह पे एक ग्रुप ऑफ सेल्स इकट्ठे होके कोई पर्टिकुलर काम करते हैं, दैट इज कॉल्ड टिश्यू। स्पेसिफिक फंक्शन करने वाला जो ग्रुप ऑफ सेल्स है दैट इज कॉल्ड टिश्यू। फॉर एग्जाम्पल, आई खींच पड़ गई मेरे, खींच पड़ना किसकी निशानी होती है? हाँ
दर्द तो हो रही है। अब वो मास्टर बच्चे बताएंगे ना कौन से केमिकल की, मिनरल्स की डेफिशिएंसी है कि ज्यादा है। कैल्शियम और पोटासियम, कैल्शियम की होती है। मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, उसको रिलीज करने के लिए कैल्शियम की जरूरत पड़ती है। कैल्शियम डेफिशिएंट हो तो कॉन्ट्रैक्टेड स्टेज में रह जाते हैं। बॉडी के अंदर स्किन है, दैट इज ए टिश्यू। तो यहाँ पे बहुत सारे सेल्स जो है इकट्ठे मिलके अंदर के ऑर्गन्स की प्रोटेक्शन का काम करते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये क्या बोलते हैं इसको, डोला, बाइसेप। यहाँ पे ग्रुप ऑफ मसल्स हैं अंदर, इसको आप महसूस कर सकते हो। यहाँ से आप पकड़ के खींचोगे ना तो आपके हाथ में वो मसल्स का पूरा सेट आ जाएगा। इधर वालों को दिखाई दे रहा है यहाँ पे, है तो पूरा सेट आ जाएगा। तो मसल्स का काम क्या है यहाँ पे, ये एक टाइप की जैसे रस्सी समझ लो कि यहाँ से जुड़ी हुई है और यहाँ से इससे जुड़ी हुई है। तो ये इसको जो है खींचता है, रस्सी इसको खींचती है, तो ये बाजू ऊपर उठ जाती है। तो एक पर्टिकुलर फंक्शन करने के लिए जो सेल्स इकट्ठे होते हैं दैट इज कॉल्ड टिश्यू। और टिश्यू जब बहुत सारे इकट्ठे हो जाते हैं तो क्या बन जाता है, बहुत सारे टिश्यू इकट्ठे हो जाते हैं तो एक ऑर्गन बनता है। ऑर्गन इज द ग्रुप ऑफ और लेयर ऑफ टिश्यूज, लेयर्स, मल्टीपल लेयर। आप लोग लिख रहे हो, जरूरत है, मर्जी है बचपन में भी पढ़ा होता है। बाल इज नॉट ए टिश्यू, बाल इज द टिश्यू। हाँ जी शालू, यहाँ वाले बच्चे बोल रहे हैं बाल इज द टिश्यू, हेयर। शालू नहीं बोलेगी। और कौन है भाई साइंस वाला बच्चा, नहीं परविंदर सर, हैं? नो। अच्छा चलो, किस बोला है तो ये चीज मैं बता देता हूँ। HAIR, हेयर की स्पेलिंग यही होती है। मैं इंग्लिश कमजोर हूँ, मेरी मेरी इंग्लिश में मैं मतलब समझ गए। हेयर इज द टिश्यू का पार्ट, कुछ स्क्रीट आउट होता है। स्क्रीट आउट का मतलब जैसे नींबू निचोड़ते हैं तो उसमें से जूस निकलता है ना, उसको बोलते हैं स्क्रेशन। किसी चीज के अंदर से कोई चीज निकलती है जूस की फॉर्म में, सॉलिड की फॉर्म में, दैट इज कॉल्ड स्क्रेशन। तो नेल्स और हेयर्स हमारे टिश्यू, जो अंडरलाइन जो हमारी स्किन है उस स्किन के अंदर से निकलता है पार्ट, एंड दैट इज कॉल्ड, दिस इज ए प्रोटीन इन स्ट्रक्चर। प्रोटीनियस स्ट्रक्चर होता है, प्रोटीन होता है ये, और उस प्रोटीन का नाम होता है हेयर। और नेल्स दोनों के अंदर क्या नाम होता है भाई, केराटिन, केरेटिन। केराटिन। KERATIN, केरेटिन नाम का प्रोटीन होता है। मार्केट में बहुत सारे केरेटिन नाम के और भी प्रोडक्ट मिल जाते हैं, है ना, तेल भी मिलता है, कुछ लोशन मिलते हैं, ऐसा है ना, कुछ शैम्पू भी आते हैं शायद। ओके, ये पूछा जाता है बाल में कौन सा प्रोटीन होता है, नेल्स में कौन सा प्रोटीन होता है, केरेटिन। नाउ दिस इज व्हाट, ये सारे एक ही ऑर्गन हैं। ये अलग ऑर्गन है, ये अलग ऑर्गन है, ये अलग ऑर्गन है। ये किडनी है, यहाँ पे ब्लड आता है और यहाँ पे ब्लड फिल्टर हो जाता है। जैसे हम चाय छानते हैं ना, चाय बनाते हैं, उसमें बहुत सारी चीजें होती हैं, चाय पत्ती है, अदरक है, इलायची है, मर्जी है जो मर्जी डालो। तो उसके अंदर से कुछ चीजें फिल्टर होके आगे चली जाती हैं, कुछ अटक जाती हैं। जो अटक जाती हैं वो वापस फिर ब्लड में चली जाती हैं, और यहाँ से फिर चला जाता है वो ब्लड लीवर के पास। और लीवर फिर वो जो बची हुई चीज है जो यहाँ से फिल्टर नहीं हो पाई, उसको फिर ब्रेक डाउन कर देता है। ब्रेक डाउन करके या तो फिर से वो अगले सर्किल में आ जाती हैं, एलिमिनेट हो जाती हैं, या फिर यहाँ से इंटेस्टाइन में छोड़ देता है, या फिर यहाँ से रास्ते से स्किन की तरफ ले जाता है, या फिर वहां से
लंग्स की तरफ ले जाता है, वहां से एक्सक्रीट आउट कर देता है। तो एक्सक्रीशन के पार्ट हमारे जो यूरिनरी सिस्टम होता है, एक्सक्रीटरी सिस्टम जो स्टूल के थ्रू होता है, स्किन के थ्रू होता है और सांस के थ्रू होता है। ठीक है। और जब ये अलग अलग ऑर्गन यहाँ से फिल्टर हुआ, यहाँ पे इकट्ठा हो गया, यहाँ इकट्ठा हो गया, और ये इकट्ठा होता रहता है, ये भरता रहता है, भरता रहता है। जब ये पूरा भर जाता है तो हमारे दिमाग को मैसेज आता है कि फुल हो गया है, जाके वॉशरूम खाली कराओ। ठीक है। तो दैट इज, फिर यूरिनेशन होता है, दैट इज कॉल्ड मिक्चुरेशन। MICTU। अब साइंस में टर्मिनोलॉजी होती है, डॉक्टर आपस में बात करते हैं ना, तो आम आदमी को समझ नहीं आती, वो इस टाइप की वर्डिंग यूज करते हैं कि मिक्चुरेशन मतलब पेशाब करना। एक होता है पार्चुरेशन। पार्चुरेशन होता है बच्चे का जन्म होना। अगली स्लाइड नहीं करवा रहा हूँ, बस इतना ही करवा रहा हूँ, आपके चेहरे से नजर आ गए। हाँ जी, समझे? अब क्या बन गया, कई ऑर्गन इकट्ठे हो गए, एक ही काम कर रहे हैं, एक ही सिस्टम को कोऑपरेट करने के लिए काम कर रहे हैं, मल्टीपल ऑर्गन्स, दैट इज कॉल्ड ऑर्गन सिस्टम। सो मैनी ऑर्गन्स जो है यूनाइट टू फॉर्म टू परफॉर्म ए स्पेसिफिक फंक्शन, दैट इज कॉल्ड ऑर्गन सिस्टम। अरे मैं इंग्लिश में बोल रहा हूँ, समझ आ रहा है भाई? और ऑर्गन सिस्टम बनने के बाद क्या बन जाएगा, पूरा ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। ऑर्गेनिज्म बनने के लिए यूरिनरी सिस्टम अलग काम करेगा, सर्कुलेटरी सिस्टम अलग करेगा, रेस्पिरेटरी सिस्टम अलग करेगा, नर्वस सिस्टम अलग करेगा, एंडोक्राइन सिस्टम अलग करेगा। सारे के सारे एक दूसरे के कोऑर्डिनेशन में काम करेंगे तो पूरा का पूरा एक इंडिविजुअल बन जाता है, यानी ऑर्गेनिज्म बन जाता है। अब ऑर्गेनिज्म आप देखिए, कोई से भी किसी एक ऑर्गन में प्रॉब्लम आती है तो डॉक्टर पकड़ लेते हैं उस ऑर्गन का कौन से टिश्यू में पार्ट है, किस सेल की समस्या है, कौन से केमिकल की समस्या है, तो क्या इनको दवाई में देना चाहिए। तो जो दवाई के अंदर बना के दिए जाते हैं वो मॉलिक्यूलर लेवल पे दवाई दी जाती हैं, क्योंकि मॉलिक्यूल से सेल बनते हैं, सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम और ऑर्गन सिस्टम से पूरा ऑर्गेनिज्म। तो ऑर्गेनिज्म पेट में दर्द है, कहाँ दर्द है, वो ऑर्गन पकड़ लेता है डॉक्टर। ठीक है। नाउ अब ये बन गया है रमणीत। आँख क्यों मार रहा है भाई तुम? हैं? नेचुरल है क्या कि मेरे को गलती लगी है? अच्छा, मैं ना पहले कुछ कॉलेजेस में लेक्चर देने जाता था, ऐसे ही बुला लेते थे, जैसे सर पढ़ रहे हैं, ये कॉलेज के लेक्चरर हैं, तो वहां जाके जो है बोल देते थे जी सर को बुला लो एक बारी। तो ऐसे कुछ कॉलेज में चला गया मैं, और पीछे कुछ शरारती बच्चे होते हैं, कुछ आगे भी बैठे होते हैं, तो ऐसे ऐसे गंदे गंदे इशारे कर देते हैं कि आदमी बीच में ना कुछ बता सकता ना वो चुप हो सकता है। तेरा वही काम तो नहीं है कि लेक्चर खत्म करो, है? चलो ये देखो रमनीत, मतलब देखो, मैं ये बोला कि रमनीत ये देखो। हाँ, ठीक है। ये इसके ऑर्गन्स जो है, बहुत सारे ऑर्गन समझ गए, अब बन गए हैं, हैं? दिखाई दे रहा है भाई सही? हाँ जी, रमनीत दिख रहा है? ये रमनीत नहीं है, पीछे है वो। नाउ थैंक यू। मैं तैयार तो करके आया हुआ था 6-7, इधर नहीं आ रही, 6-7 स्लाइड्स, और मतलब 6-7 की प्रेजेंटेशन।
अब ये बताओ कौन कौन पढ़ना चाहेगा? आप तो नहीं पढ़ना चाहेंगे, आपको जरूरत है फिर अगर आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने हैं। याद नहीं, कंफ्यूज हो जाते हैं, इसीलिए एक बार रिवाइव कर लोगे तो बेटर होगा। बाकी पता तो आपको सब कुछ ही है? देखते जाओगे आपको याद आता रहेगा, बस थोड़ा सा कष्ट कर लो। 5-6 लेक्चर में फिनिश कर दूंगा जो बेसिक चीजें हैं सारी। ठीक है।